नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। भारत का संविधान श्रृंखला के तहत आज मैं लेकर के आया हूँ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, यानी DPSP इन शॉर्ट कहा जाता है। हम इसमें समझेंगे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं और इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियोस का पता चलता रहे। वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी जहां जनता की भलाई की बात होती है, ऐसे राज्य की स्थापना। भारत कैसा है? लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर की बात होती है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की रचना करना। राजनीतिक लोकतंत्र तो आप समझते ही हैं, वोट का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। वहीं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की रचना करनी है, यानी यहाँ पर बात ये हो रही है कि समानता की बात है। समानता यानी आर्थिक रूप से समानता, सामाजिक रूप से समानता की बात यहाँ पर होगी, तभी वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी अर्थतंत्र से जोड़ने की बात है। नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व का बोध कराना। नागरिकों के कर्तव्य होते हैं कुछ, तो राज्य का भी कर्तव्य है। राज्य नागरिकों के लिए क्या कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में करना उसके लिए आवश्यक है, उन सबको ध्यान में कराते हैं DPSP। संविधान के आदर्शों की प्राप्ति का पथ प्रदर्शन करना। संविधान के आदर्श जो हैं, जैसे हमने आपको प्रस्तावना के अंतर्गत यानी प्रियम्बल के अंतर्गत बताया था, यहाँ समस्त नागरिकों को क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो आपके मौलिक अधिकारों में गई। ठीक है, स्वतंत्रता किस किस की? अवसर की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सब क्या हैं? ये सब संविधान के आदर्श हैं। इसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये सभी संविधान के आदर्शों के अंतर्गत आते हैं। उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए रास्ता कौन दिखाता है? DPSP नीति निर्देशक तत्व इसका रास्ता दिखाते हैं। अब हम इसके प्रावधानों के अंतर्गत चलते हैं। अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है, वही यहाँ पर भी राज्य हैं। यानी संघ की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधायिका, राज्य विधायिका, सभी स्थानीय निकाय। यहाँ विधायिका थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको ठीक किया है। राज्य की सरकार और राज्य विधायिका, सभी स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय निकाय के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत संबंधित सभी निकाय और नगरीय निकाय दोनों आएंगे। अन्य प्राधिकारियों में वे सभी लोग आएंगे जो जनता को आदेश देने के अधिकारी हैं, या जिनके निर्णयों से जनता प्रभावित होती है, चाहे वो DM, SDM और किसी प्रकार का वो अधिकारी हो सकता है, पटवारी तक भी हो सकता है। वो सभी क्या कहलाएंगे? राज्य के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 कहता है, जो भाग 4 यानी इस भाग के अंतर्गत जो तत्व हैं, जो बातें हैं, वो लागू कैसे होंगी? क्या उनको लागू करने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है? जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर आपको लागू नहीं किया जाता राज्य के द्वारा, तो आप न्यायालय जा सकते हो सीधा। अनुच्छेद 32 में तो सीधा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। क्या इसके लिए जाया जा सकता है? तो इसमें आर्टिकल 37 कहता है कि इस भाग के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ध्यान रखना, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि न्यायालय में इसको लागू कराने के लिए नहीं जाया जा सकता। आप इस आधार पर नहीं जा सकते कि
डीपीएसपी में ये प्रावधान दिए गए हैं और राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है, इसलिए आप उनको आदेश दीजिए, नहीं किया जा सकता। यानी ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक, क्लियर है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बहुत बार आता है और अनेक जो प्रतियोगी परीक्षा हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब आता ही रहता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग इसीलिए मैंने इसको अलग रंग में इसको रखा है। किंतु फिर भी इनमें अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल है, यानी इनके बिना शासन नहीं चल सकता। आपको पता है कि कोई भी पार्टी होती है, राजनीतिक दल होता है, चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र जारी करता है और उसके बाद उसी घोषणा पत्र को लागू करने का प्रयास करता है। वो घोषणा पत्र बेसिकली बनता कहाँ से? वो नीति से तत्वों से ही बनता है। तो क्योंकि पहले से ही उसको दिखाया गया रास्ता है कि भाई यहाँ ये काम आपको करने हैं, तो उनको ही करने के लिए प्रयास करता है। ध्यान में आ गया? तो इसीलिए शासन में मूलभूत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हम इसको इग्नोर करते हैं कि उसमें केवल साधारण आया कि शासन में मूलभूत है, शासन के मूलभूत क्या है? तो डीपीएसपी है। ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स आ सकता है, डीपीएसपी आ सकता है, 2-3 बातें और आ सकती है, न्यायपालिका की स्थापना, ये अलग अलग प्रावधान को वो दे सकता है, साथ में एक डीपीएसपी जरूर होगा। तो शासन में मूलभूत क्या है? डीपीएसपी है, फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट। ध्यान में आया? इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य बाध्य नहीं है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है और राज्य इसको यानी सरकार इसको लागू करती है, क्योंकि इसके बिना तो वो चुनाव में जा ही नहीं सकती। ये तो 2 हो गए डीपीएसपी के संबंध में। अब डीपीएसपी हैं क्या है, तत्व कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं जो कहते हैं कि राज्य को ये करना है। पहला प्रावधान इसके अंतर्गत आर्टिकल 38 कहता है, राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप इसको कैसे समझेंगे कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा, और राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को, यानी आपके जो भी संभव है जो एक राष्ट्र के रूप में व्यक्ति की पहचान दिलाता है, उन सबको लागू करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ राज्य आय यानी इनकम, प्रतिष्ठा, ठीक है, इंटीग्रिटी, सुविधाओं तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे आपको पता है कि भारतवर्ष में जब स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज शासन के समय पर कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं, विशेष वातावरण दिया गया और इस कारण से भारत में असमानता ज़्यादा हो गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि असमानता नहीं थी, असमानता ज़्यादा हो गई। तो उस असमानता को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ऐसा प्रावधान किसमें है? नीति निषेध तत्व में है। इसीलिए कई प्रकार की विधियाँ, जिसको हम कहते हैं कानून, बनते हैं जो आपको असमानता कम करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, असमानता किस प्रकार की कही गई है? इनकम, जिसमें प्रतिष्ठा, जिसको हम कहते हैं एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस जो लोगों के समूह में है, फैसिलिटी, सुविधाएं, अपॉर्चुनिटी, इन सब की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य कुछ
नीति तत्वों को अपनाएगा, कुछ कार्य करेगा, कुछ नीतियाँ इस प्रकार से बनाएगा कि पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। यानी इसमें स्त्री पुरुष में कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, समानता के साथ उनको जीविका के पर्याप्त साधनों को अपनाने का अधिकार मिले और अवसर भी मिले। ठीक है। भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण हो। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का अर्थ है कि आप हम समझ सकते हैं इनके अंतर्गत नौकरी हैं, खनन है, वनोपज हैं, यानी आप जितने भी संसाधन भारत के अंदर हैं जो भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, फिजिकली हैं, अब जैसे किसी शिक्षा है, ये भौतिक संसाधन नहीं है। ठीक है। तो जो भौतिक संसाधन हैं उन भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण यानी उसकी ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से हो। अगला है आर्थिक व्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध है। यानी इस प्रकार का केंद्रीकरण न हो ताकि असमानता बढ़े। ठीक है। असमानता न बढ़े इसका प्रयास करना है। तो यानी कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाए और कुछ लोगों के पास कुछ भी ना रहे, तो ये व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो काम किया जा रहा है उसके लिए सबको बराबर वेतन दिया जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को लगा लो, स्त्रियों को लगा लो, कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या प्रयास करेगा कि अगर मान लो एक ही जैसा काम है और बराबर घंटे काम करते हैं तो उनको बराबर वेतन दिया जाएगा, कम ज़्यादा नहीं। श्रमिकों तथा बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। सिंपल सी बात यह है कि ऐसा कोई भी रोजगार की जान पर संकट पैदा करता हो, उन्हें किसी प्रकार से मेंटली और फिजिकली यानी मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे रोजगार से बचाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। इसका अच्छा, शोषण से बचाना आपको पता है कि शोषण से मुक्ति का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में दिया ही गया है। उसी के तहत बहुत सारे कानून बने हैं, चाहे वो बाल श्रम प्रतिषेध कानून हो या अन्य प्रकार के कानून हैं। तो ये सभी बालकों की सुरक्षा से संबंधित है, उनकी स्वतंत्रता से संबंधित है और उनकी गरिमा के साथ विकास के अवसर देने के लिए बात करता है। तो इसीलिए बहुत सारे प्रावधान बच्चों के लिए भारत में बनाए गए और एक मंत्रालय भी है, आपको पता ही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अनुच्छेद 39 जो है वो कहता है कि राज्य को क्या क्या नीतियाँ बनानी चाहिए। अनुच्छेद 39A यानी आर्टिकल 39A कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए भुगतान नहीं करना होगा। किसी व्यक्ति से मतलब है जो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो ये ना समझे कि हमारे लिए कोई वकील खड़ा नहीं होगा, हम कैसे अपना पक्ष रखेंगे। तो ये सरकार का काम है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसको विधिक सहायता प्राप्त हो जाए। यानी इसीलिए सरकारी वकीलों का कॉन्सेप्ट आया। ये आर्टिकल आपका जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें शक्तियाँ एवं प्राधिकार देना। बात आती है ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आपको पता ही है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत
यानी स्थानीय निकायों की बात करता है। गांधी जी इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे थे आज़ादी से पहले। तो राज्य ऐसा काम करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करे और उनको शक्तियाँ और प्राधिकार दे। इसका प्रयास तो चला आज़ादी के बाद यानी संविधान लागू होने के तुरंत बाद से, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको 1993 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 यानी आर्टिकल 41 कहता है बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव में लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रबंध करना। राज्य यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में कहते हैं अयोग्य होते हैं, या कह सकते हैं इनको हम अब दिव्यांग कहते हैं, या किसी एक विशेष पर्टिकुलर एज ग्रुप के होते हैं। ऐसी अवस्था में जब वो काम नहीं कर पाते, काम नहीं कर सकते, या जिनको जो काम कर सकते हैं उनके लिए काम करना, या जो रोज़गार के लायक हैं और उनको रोज़गार नहीं मिलना है, तो ऐसे लोगों के लिए बेकारी यानी जब रोज़गार नहीं हो रहा तो कहते हैं रोज़गार भत्ता दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये बेकारी। बुढ़ापे में वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर उन्होंने इस देश के लिए काम किया है। तो देश के लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि फ़ौज में जाकर के बॉर्डर पर गोली चलाना ही देश के लिए काम है, या फिर सिविल सर्विस में जाकर के नीतियाँ लागू करना ही देश का काम है। यानी अपने जीवन को भी आप ठीक तरीके से चला रहे हो तो भी देश का ही काम है, क्योंकि आप पार्ट ऑफ अ नेशन हैं। ध्यान रखिएगा। तो बुढ़ापा हो, कोई बीमार है, बीमारी की अवस्था में वो काम नहीं कर सकता है, निःशक्त है, किसी भी प्रकार से ऐसा है कि जो काम करने के लायक नहीं है, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, या कोई अन्य अभाव के कारण, तो उसको लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। तो पब्लिक एड जिसको कहते हैं, लोक सहायता इसके लिए बहुत सारी नीतियाँ बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत या मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। काम की न्याय संगत दशाएँ, काम की न्याय संगत दशाएँ आपको इससे समझना चाहिए कि राज्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा या ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करेगा जिसके अंतर्गत जो कामगार हैं या जो कर्मचारी हैं उनको ये न लगे कि मेरा शोषण हो रहा है। ठीक है। प्रसूति सहायता को बंद करना, आपको पता है महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, तो महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उस समय प्रसूति सहायता उनके लिए उपलब्ध कराना राज्य का ही कर्तव्य है। ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ जिसको कहते हैं। ठीक है ना। और आपको पता ही है 26 सप्ताह का क्या होता है, मैटरनिटी लीव भी दी जाती है। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ध्यान रखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मजदूरी ऐसी हो ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके। यानी अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है और मजदूरी आपकी बहुत पुराने समय से एक ही चल रही है तो वो न्याय संगत नहीं कहलाएगी। ठीक है। अच्छा जीवन स्तर, अगर मजदूरी अच्छी होगी तभी अच्छा जीवन स्तर हो सकता है। और अवकाश की व्यवस्था, अगर अवकाश नहीं मिलेगा, अगर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, लीव नहीं मिलेगी, तो वो अपनी सामाजिक ज़रूरतों को पूर्ति नहीं कर पाएगा, जिससे उसको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आघात लगेगा, जो कि एक अच्छे देश के लिए, अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छे संगठन के लिए, अच्छी संस्था के लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग, ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग वे उद्योग जो ग्रामीण स्तर पे हैं, जो स्थानीय स्तर पर, और जिनके छोटे छोटे उद्योग जो बने हैं, जिनके जैसे बनारस में, काशी में जो है बुनकरों का जो उद्योग है उसको हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग कहेंगे। कहीं कहीं धातु उद्योग को भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत है, जहाँ तांबा वगैरह घरेलू स्तर पर इनको क्या किया जाता है? ढाला जाता है। आर्टिकल 43A
आर्टिकल 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने के उपयुक्त प्रबंध करना। यानी एक कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें मैनेजमेंट में कामगार, इसी क्या कहते हैं? इसी के तहत लेबर यूनियन बनती हैं, श्रमिक संगठन बनते हैं, जिनके प्रतिनिधि कहाँ भाग लेते हैं? जब भी बोर्ड मीटिंग होती है इंडस्ट्री की, तो उसमें वे भाग लेते हैं। ठीक है ना। 43V यानी अनुच्छेद 43B या खा। ठीक है। इसके तहत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त परिचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। ठीक है। ये आपका पता ही है, संविधान का 97वां 97th संशोधन अधिनियम 2012 में जो लागू हुआ, उसमें इसको जोड़ा गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त परिचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 4 समान है, 4 समान है, एक जैसे हैं, तो इसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन सिविल कोड, ठीक है। समान सिविल संहिता भी कई जगह लिखा होता है, समान नागरिक संहिता होता है। यूनियन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा, जिसका विरोध अनेक कारणों से होता है। इस कारणों पर हम नहीं जाते हैं। और लेकिन सरकार को ये निर्देश पहले से ही दिए गए हैं संविधान बनने के साथ ही। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। शिशुओं की देखभाल यानी बच्चों की देखभाल यानी जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, और 3 से 6 साल के बीच में जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, प्री प्राइमरी जिसको कहते हैं, उसकी शिक्षा देने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। इसीलिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। अनुच्छेद 46 क्या बात करता है? अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। SC ST OBC या जो भी अन्य दुर्बल वर्ग है, जो वनरेबल सेक्शन है, उस सेक्शन को, उस वर्ग को शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, उनको नौकरियों में हो, व्यवसाय में हो, अनेक। इसीलिए आपको पता है कि किस प्रकार से सरकार काम करती है, नौकरियों में आरक्षण देती है, मुद्रा योजना चलाती है, अनेक प्रकार की योजनाएं, स्कीम चलती हैं जो इस वर्ग के हितों की वृद्धि कर सके और शोषण से मुक्ति मिले। आपको पता है जब आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न होता है तो हर प्रकार के शोषण से मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है और सामाजिक अन्याय भी वहाँ पर नहीं होता है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के प्रतिषेध का प्रयास करना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 कहता है कि एक तो आपको न्यूट्रिएंट फूड मिले, पोषण युक्त भोजन, पोषाहार यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, और मादक पेय यानी नशा मुक्ति की बात करता है। ध्यान रखें, नशा मुक्ति। अनुच्छेद 48 यानी आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, यानी साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है? खेती करना है, पशुपालन करना है। ठीक है। वहीं जो गाय है, बछड़े हैं, अन्य दुधारू किसी प्रकार के जो भी दूध देते हैं, क्योंकि दूध आवश्यक है किसके लिए? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। दूध को पूर्ण आहार भी माना जाता है और गाय के दूध को तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन पशुओं की नस्लों में सुधार करना अति आवश्यक है, और इनकी जो हत्या होती है, जो आपको मीट इंडस्ट्री इसको कहते हैं, मांस उद्योग, मत्स्य उद्योग में इनके मत्स्य उद्योग के लिए इनको काटा जाता है, इनकी हत्या की जाती है, उसको रोकना, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम राज्य करेगा। ध्यान रहे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 48A यानी आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे और उनकी सुरक्षा भी करे। ये भी आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, चाहे वो आपका ताजमहल हो या कोई मंदिर हो या कोई किला हो, यानी कोई भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है जिसको देख करके विश्व भारत को पहचानता है कि इतना समृद्धशाली, वैभवशाली अतीत भारत का रहा है, तो ऐसे स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का काम सरकार करेगा, राज्य करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। यानी कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायालय, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दो एक जैसी नहीं है। इसीलिए लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाना किसका काम है? राज्य का। हमारे यहाँ एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए न्यायपालिका का पूरा तंत्र जो है वो न्यायालय अपने अनुसार बनाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 कहता है राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। कौन सा प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। जो सरकार है, भारत की सरकार, वो यानी राज्य, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करेगा। यानी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। ठीक है, और कहीं अगर ऐसा होता है तो उसकी शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाना। हमारे देश के लगभग विश्व के सभी देशों के साथ हमारा संबंध है और वो न्याय संगत हो, यानी जैसा देश है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर देश है तो उसको दबा लिया जाए और जो शक्तिशाली देश है उसके सामने नतमस्तक हो जाए। नहीं, न्याय संगत हो और सम्मानपूर्ण हो, गरिमापूर्ण संबंध हमारे देश के अन्य देशों के साथ हों। ठीक है ना। संगठित लोगों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर बढ़ाना। संगठित लोगों का मतलब यहाँ पर है कि जो समूहों में रहते हैं या जो एक किसी वर्ग विशेष की पहचान कराते हैं, और इंडिविजुअल भी, दोनों के लिए यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं, विधियाँ हैं, उनके प्रति लोगों का सम्मान होना चाहिए, ताकि जो ऊपर बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में हम अभिवृद्धि कर सकें, उनको बढ़ा सकें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन, आर्ट्रिवेशन, यानी आप इसको कह सकते हैं कि कहीं पर भी कोई विवाद है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास किया जाए, न कि युद्ध के द्वारा। जैसे अमेरिका ने प्रयास किया है कि मैं मध्यस्थता करता हूँ, इजराइल को समझाने का प्रयास किया है, इजराइल ने शांति युद्ध विराम की घोषणा भी की है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें कही गई हैं? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति तत्वों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है या 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, उदारवादी। इनकी प्रकृति, इनकी नेचर के हिसाब से। तो समाजवादी के अंतर्गत अनुच्छेद 38 आता है, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। समाजवादी यानी जो समानता की बात करते हैं। समाजवाद क्या है, उदारवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, इसको हम बाद में कभी समझेंगे। अभी आप समाजवादी के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और ध्यान रखें गांधीवादी के अंतर्गत 40, 43, 46, 47, 48। इसमें ग्राम पंचायत है, जैसे कुटीर उद्योग है, दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा है, मादक के नशा मुक्ति के लिए गांधी जी काम करते रहे हैं, मादक पेय के प्रतिषेध का प्रयास करना, गौवंश के वध पर
प्रतिषेध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास, ये सब गांधी जी के जो विचार थे उनके अनुसार चलने वाली हैं। उदारवादी यानी जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है, जहाँ स्वतंत्रता की बात की जाती है उसको उदारवाद कहते हैं। यानी समान नागरिक संहिता यानी सब समानता की बात यहाँ की जाती है, स्वतंत्रता समानता। समान सिविल संहिता सभी लोगों को एक जैसे कानूनों के तहत लाना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या उसका विकास हो सके, कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाना, पर्यावरण का संरक्षण हो, चाहे वन्य जीवों का संरक्षण हो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण हो, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। तो ये सभी प्रावधान उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज हमारा नीति के नीतिशास्त्र तत्व चैप्टर समाप्त होता है। कल हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।